खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जिंदगी में जो लोग असीम बाधाओं को पार करते हुए लंबे संघर्ष के बाद कोई मुकाम हासिल करते हैं, उन लोगों को देखकर हम सब सलाम करते हैं। लेकिन ऐसे हर शख्स के पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें सहयोग देते हैं, उन्हें डिगने नहीं देते। ऐसे लोगों को भी सामने लाना जरूरी होता है। जून 2023 स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे देश के खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया, और ऐसे खिलाड़ियों की उपलब्धियों के पीछे जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की, आज के कार्यक्रम में हम उन्हीं को आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से जुड़ी हैं हमारी आज की मेहमान। हमारी आज की तेजस्विनी हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा। जीवन में कुछ ऐसा करो कि ये दुनिया बेहतर बन सके, इस सोच को जीवन में आत्मसात कर जीने वाली डॉक्टर मल्लिका नड्डा स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे एक ताकत के रूप में काम किया, और इन खिलाड़ियों ने मेडल्स जीत देश को गौरवान्वित किया। डॉक्टर नड्डा छात्र संघ की अध्यक्ष रही, पीएचडी की, हिमाचल विश्वविद्यालय में शिक्षाविद के रूप में कार्य किया। राजनीतिक परिवार से होने के कारण सेवा के महत्व को समझा, और जब अवसर मिला तो विकलांग सेवा भारती जबलपुर की संस्थापक सदस्य के रूप में दिव्यांगों के सम्मान व समानता के लिए कार्य करने लगी। बौद्धिक दिव्यांगता एक अत्यंत उपेक्षित क्षेत्र रहा है, इसलिए बौद्धिक दिव्यांगजन के जीवन को आसान बनाने में जुट गईं। 3 दशक तक इनके कल्याण के लिए कार्य किया। इनके साथ काम करते हुए स्पेशल ओलंपिक भारत की बागडोर संभाली और इन खिलाड़ियों के सपनों को नई मंजिल दी। पिछले 2-3 वर्षों में लाखों परिवार और बच्चे एसओ भारत के साथ जुड़ गए हैं। समर विंटर वर्ल्ड गेम्स स्पेशल ओलंपिक्स में इन बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों ने विश्व में देश का नाम रोशन किया है। पैरालंपिक्स में जहां शारीरिक रूप से दिव्यांग भाग लेते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स में चुनौती अधिक होती है, क्योंकि बौद्धिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को ट्रेन किया जाता है। बतौर चेयरपर्सन डॉक्टर नड्डा ने हेल्थ फेस्ट आयोजित किया, जिसमें 1 लाख से अधिक बौद्धिक दिव्यांग के पंजीकरण से एसओ भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया। डॉक्टर नड्डा ने समर गेम्स के साथ साथ अधिक चुनौतीपूर्ण विंटर गेम्स भी शुरू की। इन दिव्यांग जन के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ इनके परिवारजन को संबल देने और इनके बेहतर भविष्य की राहें तैयार कर रही हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा। तो आइए करते हैं मुलाकात डॉक्टर मल्लिका नड्डा से। डॉक्टर नड्डा, बहुत बहुत स्वागत आपका, और ढेरों बधाई आपको कि जिस तरीके की शानदार उपलब्धि देश को गौरवान्वित किया स्पेशल ओलंपिक्स में आपके स्पेशल खिलाड़ियों ने। स्पेशल ओलंपिक्स भारत, जिसके माध्यम से मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित खिलाड़ियों के खेल कूद के कार्यक्रमों का आयोजन हम करते हैं, और इन खेल कूद के कार्यक्रमों के माध्यम से हमने जहां इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, ट्रेन किया, वहीं आज हमारे इन विशेष खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम उज्जवल किया। हमारे खिलाड़ियों ने हमारे को गौरवान्वित किया, और आज जहां देश इन खिलाड़ियों पे गर्व कर रहा है, वहीं इनके अभिभावक और स्पेशल ओलंपिक्स भारत को भी इन पे गर्व है। बिल्कुल गर्व है, और ऐसे में 198 खिलाड़ी, लगभग 200 के करीब मेडल्स आपके आए हैं। देश वाकई गर्व महसूस कर रहा है खिलाड़ियों पर भी, और आप जैसे लोगों पर जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मल्लिका जी, बहुत गर्व होता होगा आपको जब आपका कोई भी खिलाड़ी पोडियम पर पहुंचता है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की एक विशेषता है, जहां जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो विक्ट्री स्टैंड होता है वो सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बनता है। अगर हमारे एथलेटिक्स में 8 पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो विक्ट्री स्टैंड 8 के लिए बनेगा।
अच्छा। और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल पाने वाले तो खड़े ही होते हैं, लेकिन सभी पार्टिसिपेंट्स को एक गर्व की अनुभूति हो और एक अचीवमेंट की अनुभूति हो, इसके लिए इन सभी को विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा किया जाता है, क्या बात जो है। स्पेशल ओलंपिक्स की एक खासियत है, विशेषता है। और हम यहाँ इस बात को साबित करना चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एंड रिजेक्शन टू नन, और इसके तहत हमारे ये खिलाड़ियों को एक गर्व की अनुभूति हो और एक अचीवमेंट की अनुभूति हो। वैसे मल्लिका जी, मैं इनकी वेबसाइट देख रही थी स्पेशल ओलंपिक्स की, तो उसमें लिखा हुआ था द रिवोल्यूशन इज इंक्लूजन, यानी समावेशन ही क्रांति है। जी। और बहुत सारे चैंपियंस की कहानियां उसमें दी हुई थी, चाहे वो सेनेगल के अब्लाए हो या लीबिया के रेहान हो या फिर हमारे देश के रणवीर सिंह हो, जो स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले प्लेयर थे। और इनके हर उपलब्धि के पीछे जाहिर है एक लंबा संघर्ष भी रहा है। आपने तो बहुत करीब से देखा है ना इनके संघर्ष को। जी, स्पेशल ओलंपिक्स विशेष रूप से मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड व्यक्तियों का एक संगठन है। तो पैरा ओलंपिक्स, ओलंपिक्स फॉर द डेफ, ओलंपिक्स फॉर द ब्लाइंड, इन सब में मेंटली खिलाड़ी नॉर्मल होता है, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स में जो इंटेलेक्चुअली चैलेंजेस हमारे खिलाड़ी फेस करते हैं, उसके साथ उनको ट्रेन करना, कंपटीशन के लिए तैयार करना, किसी गेम इवेंट में उनको आगे बढ़ाना एक बहुत चैलेंजिंग काम है, जो हमारे कोचेस और हमारे इन एथलीट्स के अभिभावक करते हैं। लेकिन इनको भी रेपुटेशन एंड प्रैक्टिस से ही ये अपने उस खेल को अच्छे से खेल पाए, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और मुझे लगता है ये सबसे कठिन काम है कि इन खिलाड़ियों को इनके गेम के प्रति जागरूक करते हुए इनको कंपटीशन के लिए तैयार करना। तो मुझे लगता है ये सब हम कर पाने में संभव इसीलिए हुए हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छे कोचेस की श्रृंखला है, जो हमारे इन स्पेशल एथलीट्स के साथ निरंतर प्रैक्टिस और प्रयास करती रहती है। यानी कि ये स्पेशल एथलीट्स सही मायनों में स्पेशल ही हैं, जो इतनी सीमित क्षमता, क्योंकि इनकी क्षमता जैसा आपने स्पष्ट किया, पैरालंपिक्स एक अलग क्षेत्र है, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स बौद्धिक दिव्यांगता से जुड़ा क्षेत्र है और जाहिर है इन बच्चों को ट्रेन करने में बहुत मेहनत जाती होगी। ऐसे में चूंकि आप तो लगभग 30-32 साल से जुड़ी हुई है ना इस क्षेत्र से, दिव्यांगजन के साथ आप जुड़ी हुई हैं। मल्लिका जी, अगर हम 30 साल पुराने के वक्त की बात करें तो वो दौर तो ऐसा था जब दिव्यांगता को ही, बौद्धिक दिव्यांगता तो छोड़ ही दीजिए, एक अलग तरह की भ्रांतियां, नकारात्मक सोच व्याप्त थी समाज में भी, और इनको घरों में बंद रखा जाता था। इन लोगों माता पिता बताने में हिचकते थे कि हमारे घर में ऐसा कोई बच्चा है। कितना फर्क आ पाया है समाज में, समाज की सोच में, माता पिता की सोच में भी, आपके स्पेशल ओलंपिक्स भारत के प्रयासों के कारण? लगभग 30 वर्ष पूर्व जब मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया था, विकलांग सेवा भारती नामक एक संस्था के माध्यम से जबलपुर मध्य प्रदेश में किया था, मेरे विवाह के पूर्व। और उसके पश्चात चेतना संस्था की स्थापना मैंने हिमाचल में की थी। और दोनों संस्थाओं के स्थापना के पीछे जो हेतु और उद्देश्य था, वो सिर्फ बौद्धिक अक्षमता के व्यक्तियों के लिए ही काम करना था, क्योंकि मुझे उस समय ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में बहुत कम कार्य हो रहा है और जिनको सबसे अधिक हमारी आवश्यकता है, उनके प्रति न जागरूकता है, न उनके समस्या के प्रति लोग सजग हैं। और ये जो बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित लोग थे, इनके लिए सुविधाएं भी बहुत उस समय नहीं थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांगता के शब्द को बदल के दिव्यांगता दी है, तब से दृष्टि ही दिव्यांगता की तरफ बदल गई है। लोगों के सोच में परिवर्तन आया है, लोगों के कार्य करने की शैली में परिवर्तन आया है, क्योंकि हम जब दिव्यांगता बोलते हैं तो हमें एक दिव्यता की अनुभूति होती है। हमें ये अनुभूति होती है कि ये जो व्यक्ति हैं, इनमें कुछ विशेष गुण है, ये ईश्वर के सबसे करीब है और ये
कई सारी विशेषताओं से परिपूर्ण है। इसीलिए उनकी जो एबिलिटीज हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनमें फोकस करने की जरूरत है और तभी उनको आपकी आगे स्पेशल बढ़ाने ओलंपिक्स की भारत की जरूरत वेबसाइट है। पे भी स्पष्ट दिया हुआ है, डिसेबिलिटी नहीं एबिलिटी, यानी क्षमता नहीं क्षमता। और यही सकारात्मक सोच आप लोग समाज में भी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने जैसे बात की कि बौद्धिक दिव्यांगता से आप जुड़ी, कितना कोई घटना थी इसके पीछे, कोई कारण था इसके पीछे? क्योंकि आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष रही, फिर आपने पीएचडी की, फिर आपने नौकरी भी की, आपने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो घटना रही होगी, कोई तो अनुभव रहा होगा ना मल्लिका जी कि आपने बौद्धिक दिव्यांगता का रुख किया। मैं कह सकती हूँ प्रेरणा। मेरे इस कार्य में कार्य करने की जो प्रेरणा है वो मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सदाशिव जी देवधर जो हमारे मेंटर थे उनसे मिला, और जो दिशा है वो मेरी बड़ी दीदी जो बैंगलोर में सेवा इन एक्शन में काम करती थी उनसे मिला। और मुझे लगा कि अगर हमको सामाजिक क्षेत्र में अपना दायित्व को निभाना है तो कुछ ऐसे क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जहाँ बहुत कम लोग कार्य कर रहे हैं। और उस अनुभूति और उस दायित्व बोध से मैंने इस क्षेत्र को चुना, क्योंकि मैं हिस्ट्री की टॉपर थी, पीएचडी कर रही थी और सब लोगों को आशा और उम्मीद थी कि मैं प्रोफेसर, लेक्चरर, आईएएस इस दिशा में जाऊं। लेकिन मैं शायद अपना क्षेत्र चुन लिया था मैंने कि मैं सामाजिक क्षेत्र में अगर कार्य करूंगी तो इसी क्षेत्र में करूंगी। और उस समय से मैंने इसी क्षेत्र में लगातार निरंतर कार्य करती रही, इंस्पाइट कि मैं एज अ लेक्चरर यूनिवर्सिटी में भी मैंने काम किया। लेकिन एक बात तो सवाल जरूर बनता है, क्योंकि आपके पिताजी देखे तो आरएसएस के प्रचारक रहे, आपकी माताजी विधायक भी रही, सांसद भी रही, तो आपको कभी मन नहीं हुआ कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी थी कि कभी पॉलिटिक्स का रुख किया जाए? मुझे लगता है मैंने पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा घर में देख ली थी, इसीलिए मैंने सामाजिक क्षेत्र का रुख किया। और मेरा सौभाग्य था कि मेरा विवाह एक राजनीतिक परिवार में हुआ और नड्डा जी राजनीति में थे, तो वो राजनीतिक वातावरण में रहने का अवसर मिला। तो मुझे लगा कि एक राजनीति में कार्य करें और एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करें तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम जो परिवर्तन की कल्पना करते हैं, बात करते हैं, तो हम सामाजिक परिवर्तन सरकार के द्वारा तब ला सकते हैं जब हम किसी क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे लेकिन हों। फिर भी जैसे आपने शादी के बाद पीएचडी पूरी की आपने जी, तो शादी के बाद ही आपने पीएचडी पूरी की, शादी के बाद आपके 2 बच्चे भी हैं, परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, फिर टीचिंग जॉब भी है। चूंकि मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ इसलिए मैं आपसे रिलेट करने का प्रयास कर रही हूँ। तो ऐसे में आपने इन सब जिम्मेदारियों के साथ साथ, नड्डा जी का नाम लिया आपने, राजनीति में अत्यंत सक्रिय जीवन साथी के साथ भी कदम बढ़ाते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना था। वैसे आपके भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं ना? जी बिल्कुल 24 घंटे होते हैं, पर अगर आपकी प्लानिंग पार्ट अच्छी हो और फोकस ठीक हो, प्रायोरिटीज आप जीवन में अगर तय कर ले, तो मुझे लगता है सारी जिम्मेवारियां हम निभा सकते हैं। और महिलाओं को ईश्वर ने एक विशेष शक्ति दी है और सुपर वुमन सब लोग कहते ही हैं कि महिलाएं हैं, तो महिलाएं इस जिम्मेवारी को अच्छे से निभा सकती हैं और अपने सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने जो रुचि का विषय है उसमें भी कार्य करने में सक्षम हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है, और आप तो मल्लिका जी साबित भी कर रही हैं। लेकिन अगर एक बार फिर मैं इन्हीं का रुख करूं, क्योंकि ये विडंबना है कायदे से मैं कहती हूँ कि जब हम बात करते हैं क्रिकेट क्षेत्र के स्टार्स की, और अब तो थैंकफुली बैडमिंटन और टेनिस के भी स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में सब दुनिया जानती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो सीमित क्षमताओं में कुछ कर दिखाते हैं, इनके बारे में लोग कम जानते हैं। तो यहाँ पर तेजस्विनी के मंच पर भी आप हमारे साथ कुछ खिलाड़ियों को उदाहरण के तौर पर हमारे सामने रखना चाहेंगी, जिनको आप लोक प्रेरणा जिनसे ले रहे हैं आज। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के हर प्रांत में अनेकों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं के माध्यम से ये साबित कर दिया है कि उनमें भी कुछ करने की तमन्ना है और वो भी कुछ कर सकते हैं। तो जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ऐसे खिलाड़ी हमारे लाते हैं,
और उनको भारत सरकार के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स के माध्यम से कैश अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें गोल्ड के लिए 5 लाख, सिल्वर के लिए 3 लाख और ब्रॉन्ज के लिए 2 लाख की राशि भी दी जाती है। अलग अलग प्रदेशों में भी उनको सम्मानित किया जाता है, जैसे हरियाणा में भीम पुरस्कार के माध्यम से हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और अभी तक हमारे हरियाणा प्रदेश में ही लगभग 11 खिलाड़ियों को ये सम्मान प्राप्त हो चुका है और अन्य सामान्य खिलाड़ियों की भांति भी इनको कंसिडर करके और रोजगार में भी प्रावधान हरियाणा सरकार ने रखा है इन खिलाड़ियों के लिए। तो मुझे लगता है यही मॉडल देश के अन्य प्रदेशों में भी फॉलो किया जाए और हमारे इन विशेष खिलाड़ियों को मान सम्मान और प्रोत्साहन मिले और आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र भी आगे बढ़ के आए, जो इनको आत्मनिर्भर बनाने में इनका सहयोग दे। यही प्रयास हम स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से कर रहे हैं। जी, बहुत बेहतरीन काम स्पेशल ओलंपिक्स भारत कर रहा है, खासकर इन खिलाड़ियों के लिए जिनके बारे में कम सोचा जाता है, जैसे आपने भी बताया। लेकिन मलिका जी के सफर की कहानी आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर मलिका नड्डा। मलिका जी, अगर हम देखते हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत को, तो हालांकि दशकों से इसका काम चल रहा है, लेकिन जब आपने बागडोर संभाली तो हालांकि आप बहुत सौम्य लगती हैं देखने में, लेकिन अंदर से दुनिया जीतने का जज्बा स्पष्ट दिखता है, क्योंकि आप चेयरपर्सन बनी और उसके बाद ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्पेशल ओलंपिक्स भारत का नाम आ गया। जी, यहाँ मैं अवश्य ही बताना चाहूँगी कि कोरोना काल के बाद ये एक सबके मन में एक क्वेश्चन मार्क था कि इन बच्चों को खेल के मैदान में वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि सभी संस्थाएं बंद थी, सभी लोग घरों में बंद ही थे एक प्रकार से। और विशेष रूप से हमारे ये दिव्यांग खिलाड़ी, इनको कोई अवसर मिले, इसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने कोरोना काल के दौरान भी वर्चुअल क्रिकेट, वर्चुअल फुटबॉल और ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाते रहे, जिससे कि हमारे स्टेट की सभी कमिटीज़ एक्टिव रहें और हमारे खिलाड़ियों को हम अपने संपर्क में रख सकें। क्योंकि इसमें क्या ये भी कहना ज़रूरी होगा कि ये जो स्पेशल एबिलिटीज़ वाले, बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, अगर इनके प्रैक्टिस और रिहर्सल में गैप आ जाए तो बाकी एथलीट्स पे भी असर पड़ता है, लेकिन इन पर ज़्यादा असर पड़ता होगा। स्पेशली एबल्ड के लिए तो इट इज़ ओनली रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस विच कीप्स देम गोइंग। बिल्कुल, क्योंकि अगर इनमें थोड़ा भी गैप आ जाए तो वो भूल जाते हैं जो हमने उनको इतने दिन सिखाया है। तो इसीलिए वर्चुअल स्पोर्ट्स के इवेंट्स हमने कई कराने का प्रयास किया, ESPN के माध्यम से हमको सपोर्ट मिला। अच्छा। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया, वो था नेशनल हेल्थ फेस्ट। और नेशनल हेल्थ फेस्ट का हमारा मकसद था रिटर्न टू प्ले, कि हमारे ये खिलाड़ी अपने प्ले ग्राउंड के साथ जुड़े एंड दे रिटर्न टू द प्ले एरियाज एंड दे कैन प्ले एंड प्रैक्टिस, बिकॉज हमारा वर्ल्ड समर गेम्स बर्लिन का आ रहा था जी। और इसकी तैयारी के लिए हमको एक बार पुनः इनको खेल के मैदान में लाने की बड़ी आवश्यकता थी। तो हेल्थ फेस्ट के माध्यम से जहां हमने 75,000 खिलाड़ियों को रजिस्टर करके, डिजिटली रजिस्टर करके इनके हेल्थ चेकअप्स का एक हमने फैसला लिया था।
वहीं कोरोना के बाद ये करना बहुत कठिन काम था, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम, हमारे स्टेट्स की टीम, सब ने मिलके इस संकल्प को बखूबी निभाया। और हमने डिजिटल इंडिया की जहाँ बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो हमने मेंटली चैलेंज्ड एथलीट्स को डिजिटली रजिस्टर किया और लगभग 1 लाख एथलीट्स रजिस्टर हुए with their disability certificate, with their आधार कार्ड, with their IQ लेवल। और इसमें रजिस्टर करके फिर इनको हेल्थ चेकअप के लिए हमने हेल्थ कैंप्स जहाँ लगाए थे वहाँ बुलाए गए। डेंटल, आई, फिज़िकल फिटनेस के एक्टिविटीज़ कराएं। वहीं इनको न्यूट्रिशन की कितनी आवश्यकता है इसके बारे में भी जानकारी दी। और यही हेल्थ कैंप्स में आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना दिया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना दिया, बनाया, टैलेंट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। क्योंकि इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगभग 7,000 से अधिक मेडिकल प्रोफेशनल्स को हमने ट्रेन किया, इतने ही वॉलंटियर्स हमने ट्रेन किए। और इनके माध्यम से ये हेल्थ चेकअप कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया पूरे देश भर में विथ ऑल फैसिलिटीज़। क्योंकि 10,000 बच्चों का अगर डेंटल स्क्रीनिंग होना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ फैसिलिटी एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। That was all done in Ahmedabad, and many medical colleges supported us in this program. हमारे ये जो बच्चों को हमने आई कार्ड्स दिए थे कि इन आई कार्ड्स से ये जो रजिस्टर हो गए हैं ये कभी भी वापस इन मेडिकल कॉलेजेस में जाके अपना ट्रीटमेंट, अपना चेकअप करा सकते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक्स इज़ नॉट ओनली अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फेडरेशन, पर इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनको डेवलप करने के लिए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए और इनके हेल्थ की चिंता करने के लिए भी की जाती है। स्पेशल ओलंपिक्स ये भी कहते हैं कि ये खेल इवेंट ही नहीं है, स्पेशल ओलंपिक्स एक मानवाधिकार का मुद्दा भी है। ये मानवता का मुद्दा है ये, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक बात मल्लिका जी, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे देश में छोटे छोटे गांवों, कस्बों की छुपी हुई खेल प्रतिभाएं सामने आ पाई हैं, तो क्या स्पेशल ओलंपिक्स भारत भी उस स्तर को छू पाया है या फिर अभी सफ़र बाकी है? स्पेशल ओलंपिक्स भारत खेल महाकुंभ में भाग लिया था जब ये गुजरात में आयोजित हुआ था, और खेलो इंडिया के माध्यम से भी स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने सभी दिव्यांगता से जो खेल है उसको कराया भी है। लेकिन अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि खेलो इंडिया के अंतर्गत पैरा ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, इन गतिविधियों को जोड़ा जाए, जिससे जहाँ भी खेलो इंडिया के कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहाँ स्पेशल ओलंपिक्स के गेम्स फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हो सके, पैरा ओलंपिक्स के गेम्स फॉर फिजिकली चैलेंज्ड हो सके, और ओलंपिक्स फॉर डेफ एंड डम एंड ओलंपिक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, इन सब के एक्टिविटीज़ खेलो इंडिया के अंतर्गत होने की आवश्यकता है। अभी शुरुआत नहीं हुई है, पर हमें पूरा आशा और विश्वास है कि शीघ्र ही हम खेलो इंडिया के अंतर्गत इन सब गतिविधियों को कराने में सफल होंगे। जी मल्लिका जी, आपका एक और श्रेय जो आपको जाता है वो है विंटर ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स के तहत विंटर गेम्स को शुरू करना। और जाहिर है कि जब हम बात करते हैं बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों की, तो लाइफ स्किल्स को लेकर ही उनके सामने एक चैलेंज होता है। तो ऐसे में विंटर गेम्स जो बर्फ पे की जाती हैं, वहाँ तो सामान्य व्यक्ति को ही चोट लगने के बहुत खतरे होते हैं। कितना चैलेंजिंग रहता है इन बच्चों के साथ विंटर गेम्स कराना, क्योंकि अब तो ये विंटर ओलंपिक्स में भी जाते हैं? मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि 2025 में इटली में नेक्स्ट वर्ल्ड विंटर गेम्स होने जा रहे हैं और हमारी तैयारियां विंटर गेम्स के लिए प्रारंभ हो चुकी हैं। क्या बात। और भारत 7 खेलों में भाग लेता है विंटर ओलंपिक्स में, और हमारे स्पेशल एथलीट्स अल्पाइन स्कीइंग, स्नो शूइंग, स्नो बोर्डिंग जैसे स्नो इवेंट्स में भाग लेते हैं, जो कि अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। बिल्कुल। और हमने ये खेलों में स्पेशल बच्चों का पार्टिसिपेशन हिमाचल प्रदेश से शुरू किया था, जब 2008 में फर्स्ट नेशनल इवेंट
हिमाचल के शिमला में हमने कराया था। इनको वो खुशी जो देखने को इनमें मिली कि इन्होंने पहली बार स्नो देखा, स्नोफॉल देखा जी। और स्नो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति थी और बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमने इन खिलाड़ियों से ऐसे इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कराया, ट्रेन किया और अभी निरंतर मनाली में, नारकंडा में ये प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ी आते हैं और ट्रेन होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल्स भी लाते हैं। आपने इस दिशा में इनके साथ ये पहल की है, ये एक बहुत बड़ी बात है और 2025 के लिए आपको इन एडवांस हम शुभकामनाएं जरूर दे देते हैं। लेकिन मल्लिका जी, मैं ये मानती हूँ कि हर अनुभव हमारी ज़िंदगी का हम पर कुछ प्रभाव डालता है और आपकी ज़िंदगी तो दिव्यांगजन के साथ अनुभवों से भरी हुई है। तमाम अनुभव, तमाम प्रयास, तमाम परिणाम। डॉक्टर मल्लिका नड्डा पर इन अनुभवों का कितना असर और कैसा असर हुआ है? समाज में हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है और मुझे लगता है सबसे कमज़ोर वर्ग और सबसे कमज़ोर कड़ी जो समाज की है, उनके प्रति सजग होना, जागरूक होना और उनके सम्मान के लिए कार्य करना, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और मुझे लगता है कि एक्सेसिबिलिटी पे जहाँ बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की जहाँ बात होती है, इनको आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है, वहीं जो महिलाएं हैं जो दिव्यांग हैं और स्पेशली मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि हैं या इनको समस्याएं हैं, इनके लिए कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि इनके परिवार वाले इनकी विवाह कर देते हैं और समाज में उनको परिवार में सेटल होना भी कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब दृष्टि से बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगता अभी सरकार ने शामिल की है। इसके प्रति भी जागरूक करने की आज बहुत आवश्यकता है कि जो दिव्यांगताएं इसमें शामिल हुई हैं, इनको फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं और इनको आगे बढ़ाने में जो कार्य सरकार कर रही है, इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। इन बच्चों के साथ सही हो, इनका विकास बेहतर हो, उसके लिए पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे मंच के माध्यम से आप देश के उन अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे बौद्धिक दिव्यांगता से जूझ रहे हैं? उनके लिए आपका क्या संदेश, देश के लिए आपका क्या संदेश? आज आवश्यकता है कि इन सभी को, दिव्यांगजनों को समाज के मुख्य धारा में लाना। इंक्लूजन की जहां हम बात कर रहे हैं, वहां हमारे लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन, इनको इंक्लूड करना और इनको रिस्पेक्ट देना। ये चारों चीज़ें हम अगर करेंगे तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा योगदान इन सभी के प्रति होगा और समाज का एक बहुत बड़ा जो कर्तव्य हमें समझ के करना चाहिए वो हम करने में सफल होंगे। मल्लिका जी, आप जो काम कर रही हैं वो वाकई सराहनीय है क्योंकि आप ये साबित कर रही हैं कि ये बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। आप काम को लेकर आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मल्लिका नड्डा, चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स भारत। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? हमें एक ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।